अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। वैल्यू basic convention that a specific mode of conduct or and state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct to and state of existence। वैल्यूज़ बुनियादी तौर पे किसी भी इंडिविजुअल्स की वो प्रेफरेंस या वो तरजीहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर हर इंडिविजुअल्स अपने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स, मुख्तलिफ क्राइटेरिया और मुख्तलिफ डायमेंशन को डिटरमाइन करता है। वैल्यू सिस्टम a hierarchy based on a ranking of an individual's value in terms of their intensities। बुनियादी तौर पे वैल्यू जो है हिरारकी की शेप में होती हैं, यानी एक वैल्यूज़ के बाद दूसरी वैल्यू, और इस तरह इनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है। और इस हिरारकी की बुनियाद पर इनकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। यानी कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इस तरह एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक हिरारकी मौजूद होती है इन वैल्यूज़ की, जिसकी बुनियाद पर हर इंडिविजुअल्स के मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ की, तो वैल्यू प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटीट्यूड, मोटिवेशंस, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स। वैल्यू के ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड डेवलप होता है। वैल्यू की बुनियाद पर एक इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होती है, और वैल्यू ही की बुनियाद पर एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक बिहेवियर क्रिएट होता है जो रिलेट करता है उसके कल्चर से। जिस तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल की इंटेंसिटी और मोटिवेशन जो है चेंज होती है, इसी तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल की बिहेवियर चेंज होते हैं। तो इन तमाम चेंजिंग के पीछे जो एक अहम कॉज होती है वो होती है उनकी वैल्यूज़। क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट होने की वजह से चेंजिंग आती है उनके एटीट्यूड में, चेंजिंग आती है उनके मोटिवेशन में, चेंजिंग आती है उनके बिहेवियर में। सेकंड, इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। एक और, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है इन्फ्लुएंस करती है हमारी परसेप्शन के ऊपर जो डेवलप होती है हमारी अराउंड वर्ल्ड से रिलेटेड। तो ये वैल्यूज़ ही हैं जिनकी बुनियाद पर एक्सपीरियंसेस होने के बाद एक इंडिविजुअल जो है परसेप्शन डेवलप करता है, और ये परसेप्शन जो है उसकी लाइफ में एक अहम रोल प्ले करती है। थर्ड, रिप्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग। हर इंडिविजुअल का एक अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया होता है, और उस स्टैंडर्ड और उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर वो डिफ्रेंशिएट करता है राइट और रॉन्ग के अंदर। बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो किसी इंडिविजुअल की नज़र में रॉन्ग हो लेकिन दूसरे इंडिविजुअल की नज़र में राइट हो। तो ये डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के पीछे जो एक अहम चीज़ होती है वो होती है उनकी वो सेल्फ वैल्यूज़, जिसकी बुनियाद पर वो ये डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वैल्यूज़ का रोल जो है राइट एंड रॉन्ग के डिफ्रेंसिएशन में बहुत अहम है। Fourth, imply that someone behavior or outcomes are prefer over others।
जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल या मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स होते हैं, उनके जो आउटकम होते हैं, जो प्रेफर करते हैं ओवर अदर्स के ऊपर, इनके अंदर भी जो एक अहम चीज़ होती है वो होती है उनकी वो सेल्फ वैल्यू, जो इनके इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। टाइप्स ऑफ वैल्यू, अगर हम टाइप्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो इसमें सबसे पहले है टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज कहते हैं डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग, द गोल दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। ये बुनियादी तौर पे वो वैल्यूज होती हैं जिसकी बुनियाद पे कोई भी इंडिविजुअल डिटरमाइन करता है उसकी गोल को, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत अहम होती है, और फिर उस गोल की अचीवमेंट के लिए उसके अंदर जो क्रिएशन होती है मोटिवेशंस की, ताकि वो अपनी गोल को अचीव कर सके। तो गोल की डिटर्मिनेशन से लेकर उसके मोटिवेशन तक जो तमाम अहम रोल होता है वो होता है उसकी टर्मिनल वैल्यूज का। सेकंड हमारी होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, प्रिफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर और मीन्स ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यू। ये वो प्रिफरेबल मोड्स होते हैं जो बिहेवियर से रिलेट करते हैं, या ये वो मीन्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल्स की अचीवमेंट के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है पावर डिस्टेंस, टू एक्सटेंड टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट द पावर इन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। पावर डिस्टेंस मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ पीपल मौजूद होते हैं, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अनइक्वली। तो यहाँ पे क्रिएशन होती है पावर डिस्टेंस की। लो डिस्टेंस, relatively equal distribution, high distance, extremely unequal distribution। लो डिस्टेंस से मुराद वो relatively equal distribution ऑफ पावर होती है जिसके अंदर पावर डिस्टेंसेस कम से कम होते हैं, और हाई डिस्टेंसेस एक्सट्रीमली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे पावर्स के अंदर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम कहते हैं, इसलिए वहाँ पे क्रिएशन होती है हाई डिस्टेंसेस की। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, बुनियादी तौर पे वैल्यूज़ के लिहाज से दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअलिज्म और एक होता है कलेक्टिविज्म। First of all, individualism, the degree to which people prefer to act as individual rather than member of a group. कुछ लोगों की वैल्यूज और कुछ लोगों की डिज़ायर ये होती है या वो बिलीव करते हैं कि उनको अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स की अचीवमेंट के लिए जो परफॉर्मेंस करनी चाहिए वो इंडिविजुअल होनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते, और अगर ये किसी ग्रुप में शामिल कर भी दिए जाएं तो ये उस ग्रुप में सही परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं। कलेक्टिविज्म, a tight social framework in which people expect other in a group of which they are a part to look after them and protect them। ये बुनियादी तौर पे वो लोग होते हैं जो कि एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे बिलीव रखते हैं, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तरजीह देते हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये लोग एक आइडियल ग्रुप की तलाश में होते हैं, और आइडियल ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट स्ट्रगल की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं और ग्रुप से सपोर्ट लेना चाहते हैं। और बुनियादी तौर पे जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो कलेक्टिविज्म, जहाँ पे हम कलेक्टिव परफॉर्मेंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अचीवमेंट, the extent to which
Societal values are characterized by assertiveness, materialism and competition. किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक अहम चीज होती है उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट जो है इसके पीछे जो अहम रोल होता है उसकी उन वैल्यूज का होता है जो कैरेक्टराइज होती हैं, जो असर्टिवनेस होती हैं टुवर्ड्स मटीरियलिज्म एंड कंपटीशन। जितनी ज़्यादा वैल्यूज स्ट्रांग होंगी उतना ही कंपटीशन को फेस करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और गोल्स को मटेरियलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन टुवर्ड्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। Nurturing the extent to which societal values emphasize relationship and concern for others. Nurturing the exercise which societal values जो emphasize करती हैं, जिनका relationship होता है, जो concern करती हैं other values के साथ और जिनके नतीजे में वेरिएशन आना शुरू होती है एक इंडिविजुअल की वैल्यू में। Uncertainty avoidance, the extent to which a society feels threatened by uncertain and ambiguous situation and try to avoid them। बुनियादी तौर पर एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हर इंडिविजुअल की कोशिश होती है कि वो अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करे और फ्यूचर में आने वाली वो तमाम क्राइसिस जो है उनको मिनिमाइज कर सके। ऐसे में एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी के अंदर फील करता है थ्रेट्स को, एम्बिगियस को, सिचुएशंस को, अनसर्टेन कंडीशन को, तो उसकी मैक्सिमम लेवल पर वो प्लान डेवलप करता है ताकि इन तरह की थ्रेट को मिनिमाइज किया जा सके। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, a national culture attribute that emphasize the future thrift and persistence। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन हमारी बुनियादी तौर पे वो ओरिएंटेशन होती है जो नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट के तहत एम्फेसाइज होती है और जिसके अंदर जो फ्यूचर को हम प्रेजेंस करते हैं। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फेसाइज द पास्ट एंड प्रेजेंट रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशंस। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन से मुराद वो नेशनल कल्चर, वो एट्रीब्यूट हैं जो एम्फेसाइज करते हैं हमारे पास्ट एंड प्रेजेंट से रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशंस, जो कि हमारी ट्रेडिशन रिवायात से सिमिलर होते हैं और जिसके ज़रिए हम फुलफिल करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस को। एटीट्यूड्स, अगर हम डिटेल में एटीट्यूड्स की बात करें, एटीट्यूड इवेल्युएट स्टेटमेंट और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। हर इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इन एटीट्यूड्स की बुनियाद पे वो इवेल्युएट करता है डिफरेंट स्टेटमेंट्स को, वो डेवलप करता है डिफरेंट जजमेंट को कंसर्निंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अबाउट डिफरेंट पीपल, अबाउट डिफरेंट इवेंट्स। तो सेम इवेंट, सेम पीपल, सेम ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होते और इनके अंदर जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन आती है उनके एटीट्यूड्स की वजह से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे ओपिनियन डिक्लेयर या डेवलप होती है, बिलीव डेवलप होता है टुवर्ड्स एटीट्यूड। अफेक्टिव कंपोनेंट्स, द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। इफेक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे इमोशनल या हमारी फीलिंग्स की सेगमेंट से बिलोंग करते हैं और जिसका एक अहम इन्फ्लुएंस होता है हमारे एटीट्यूड्स के ऊपर।
Behavior components, an intention to behave in a certain way towards someone or something. ये बिहेवियर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी इंटेंशन होती है, जिसकी बुनियाद पे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है किसी सर्टेन वे या टूवर्ड्स समवंस और समथिंग, किसी खास चीज़ की तरफ। तो इसी तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। इन बिहेवियर के पीछे जो अहम चीज़ होती है क्योंकि उनके एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग दैट एन इंडिविजुअल होल्ड टूवर्ड्स हिज और हर जॉब। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के अंदर जो एक अहम एटीट्यूड होता है वो होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। बुनियादी तौर पे एक एम्प्लॉई और एक वर्कर उस वक्त तक अच्छी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जॉब में सेटिस्फाई ना हो। लेकिन सेम इन्वायरमेंट में सेम सर्कमटेंसेस में तमाम वर्कर्स और एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है, क्योंकि अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग, मुख्तलिफ लोगों की फीलिंग पॉजिटिव और मुख्तलिफ लोगों की फीलिंग नेगेटिव होती हैं। और इंडिविजुअल जो है वो होल्ड टूवर्ड्स हिज और हर जॉब, उसकी जो मुख्तलिफ जॉब्स के दरमियान में वेरिएशंस आती हैं जिसकी बुनियाद पे मुतासिर होती है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब इन्वॉल्वमेंट सेकेंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है, आइडेंटिफाइंग विद द जॉब एक्टिविटी, पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड कंसिडरिंग परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ। ये वो एटीट्यूड होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो आइडेंटिफाई करता है एक जॉब को और वो कोशिश करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की अपनी जॉब या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डायरेक्शन में, और वो कंसीडर करता है अपनी परफॉर्मेंस को कि उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके सेल्फ वर्थ में। तो ये सेकंड लेवल हमारा कहलाता है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में जॉब इन्वॉल्वमेंट। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। Organizational commitment identify with a particular organization and its goal and wishing to maintain membership in the organization। ये थर्ड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है कमिटमेंट करता है, आइडेंटिफाई करता है विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी गोल्स में, और इसकी जो डिज़ायर होती है वो होती है मेंटेन करने की मेंबरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कमिटमेंट को मैक्सिमम लेवल पर फुलफिल करने की कोशिश करता है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, any incompatibility between two or more attitude or between behavior and attitude। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं कि ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी दो ग्रुप्स के दरमियान जो वेरी करते हैं उनके एटीट्यूड्स, जो उनके एटीट्यूड में डिफरेंसेस होते हैं या उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं, तो उनके दरमियान आने वाली वेरिएशंस। डिजायर टू रिड्यूस डिसोनेंस, importance of element creating dissonance, degree of individual influence over elements, reward involved in dissonance। बुनियादी तौर पे एक इंडिविजुअल की जो डिज़ायर होती है वो होती है टू किस तरीके से रिड्यूस किया जाए वो तमाम डिसोनेंस को। तो वो कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि जिनकी बुनियाद पर डिसोनेंस क्रिएट होती है, या वो कौन से डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस वो एलिमेंट जो कि इन डिसोनेंस को रिड्यूस करने का सबब बन सकते हैं, या वो रिवॉर्ड जो इन्वॉल्व होते हैं इन डिसोनेंस को क्रिएट करने के अंदर।
Measuring the AB relationship, recent research indicate that attitude A significantly predict behavior B when moderating variables are taken into account. बुनियादी तौर पे रिसेंट जो रिसर्चेस हुई हैं उन्होंने इंडिकेट किया है कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एटीट्यूड का सिग्निफिकेंटली हम बिहेवियर पे किस तरह इम्पैक्ट देखते हैं और ये किस तरह मॉडरेटिंग वेरिएबल होते हैं जिनकी बुनियाद पे मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आते हैं. मॉडरेटिंग वेरिएबल इंपॉर्टेंस ऑफ द एटीट्यूड्स कि कितनी हद तक इम्पोर्टेंस है एटीट्यूड की जानिब. स्पेसिफाई ऑफ द एटीट्यूड, स्पेसिसिटी ऑफ द एटीट्यूड, कितनी स्पेसिसिटी एटीट्यूड्स की जानिब. एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड, एटीट्यूड की जानिब एक्सेसिबिलिटी का लेवल क्या है. सोशल प्रेशर्स ऑन द इंडिविजुअल कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल के ऊपर जो सोशल प्रेशर या इन्फ्लुएंस है उसकी इंटेंसिटी क्या है. डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड, मुख्तलिफ इंडिविजुअल के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं टूवर्ड्स एटीट्यूड्स. सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, attitude are used after the fact to make sense out of an action that has already occurred. बुनियादी तौर पे एटीट्यूड जो है वो फैक्ट्स होते हैं जो मेक करते हैं डिफरेंट सेंसेस को जो भी किसी एक्शन के रिएक्शन की सूरत में अकर्ड होते हैं. An application attitude survey listing response from employee throughout questionnaire about how they feel about their job, work group, supervisor and other organization. एक, एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसकी बुनियाद पर ये जानने की कोशिश की गई एक क्वेश्चनियर के जरिए कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल किस तरह फील करते हैं अपनी जॉब, अपने वर्क ग्रुप, अपने सुपरवाइज़र और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताल्लिक़. एटीट्यूड एंड वर्क फॉर डाइवर्सिटी, ट्रेनिंग एक्टिविटी दैट कैन रिशेप एम्प्लॉय एटीट्यूड कंसर्निंग डाइवर्सिटी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड को रिशेप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी बुनियाद पर वो इंडिविजुअल की इम्प्रूवमेंट, इंडिविजुअल की लर्निंग, इंडिविजुअल की कैपेसिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने एटीट्यूड को एक आइडियल वे में शेप कर सके. पार्टिसिपेटिंग इन डाइवर्सिटी ट्रेनिंग that provides for self-evaluation and group discussions. मुख्तलिफ इन्वायरमेंट डेवलप की जाती है जिसके अंदर पार्टिसिपेशन के अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाते हैं और प्रोवाइड की जाती है सेल्फ इवेल्युएशन एंड ग्रुप डिस्कशन इन्वायरमेंट. वॉलंटियर वर्क इन कम्युनिटी एंड सोशल सर्व सेंटर्स with individual of diverse backgrounds, exploring print and visual media that recount and portray diversity issues. Job satisfaction, measuring job satisfaction, single global rating, summation score, how satisfied are people in their jobs? Job satisfaction declined to 50.5% in 2002. Decline attitude decline attributed to pressure to increase productivity and meet tighter deadlines, less control over work.
अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जब हमने मेजर किया जॉब सेटिस्फेक्शन को अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रेटिंग, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर 2002 में इस बात को रियलाइज किया गया कि जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय जो है ओवरऑल डिक्लाइन हुआ मोर देन 50%, 50.4%। और जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होने के पीछे जो मेन रीज़न था वो प्रेशर थे जो कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, प्रेशर डालती है टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी के, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी में इजाफा किया जाए और उनको उनकी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए जो डेडलाइंस दी जाती हैं, ये डेडलाइन उनके जो सेटिस्फेक्शन लेवल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। और एक और रीज़न जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन की रिड्यूस करने का है वो है लेस कंट्रोल ओवर द वर्क। जो काम उन्हें दिया जाता है, अगर उसको उनकी डोमिनेशन वीक हो या कोई वीकनेस उनके अंदर मौजूद हो जिसकी वजह से उसको सही परफॉर्म ना कर पा रहा हो, ये भी एक अहम रीज़न बनता है उनके जॉब डिससेटिस्फैक्शन का। द इफेक्ट ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन का उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप क्या है सेटिस्फैक्शन का प्रोडक्टिविटी के साथ। यहाँ पर अगर हम रिकॉल करना चाहें कि व्हाट प्रोडक्टिविटी इज, तो प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम इनपुट करते हैं रिसोर्सेज को, और उसके बाद जो हमें आउटपुट रिजल्ट हासिल होते हैं, तो उसके अंदर हमारे इनपुट रिसोर्सेज और आउटपुट रिजल्ट से जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, ये हमारी कहलाती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में सेटिस्फेक्शन का अहम रोल होता है। जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे उतने ही वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में रोल प्ले करेंगे, और जितना एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होंगे उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करने का सबब बनेंगे। सेटिस्फाई वर्कर आरंट नेसेसरली मोर प्रोडक्टिव। यहाँ पे एक अहम रीज़न यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तमाम वर्कर सेटिस्फाई हों तो वो लाजमी तौर पर प्रोडक्टिव भी हों। बहुत सारे ऐसे भी वर्कर हो सकते हैं जो सेटिस्फेक्शन के बावजूद प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूट ना कर रहा। वर्कर प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑर्गेनाइजेशन विद मोर सेटिस्फाइड वर्कर। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर सेटिस्फाई होंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी का लेवल हाई होता चला जाएगा। Satisfaction and absenteeism. Satisfied employees have fewer avoidable absence. ये एक एक्सपीरियंस किया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉय मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ के एम्प्लॉय अननेसेसरी एब्सेंट नहीं एग्जीक्यूट करते। Satisfaction and turnover. Satisfied employee are less likely to quit. वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का क्विट रेशो कम होता है, यानी टर्नओवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम लेवल पर रहता है। और जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल लो होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय के क्विट रेशो ज़्यादा होता है, और यही वजह है वहाँ पे जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो भी बहुत हाई होता है। ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन टू रिटेन हाई परफॉर्मेंस एंड टू वीड आउट लोअर परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेती हैं टूवर्ड्स रेटिंग द हाई परफॉर्मेंस टू वीड आउट ऑफ लोअर परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं और ये उसको मुतासर करते हैं। हाउ एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन। एक नेचुरली when we go towards the history we came to know how employees illustrate their dissatisfaction in मुख्तलिफ in different variety.
The first one is exit behavior directed towards leaving the organization. एक बहुत ही सिंपल जो एक इंडिकेशंस होती है एम्प्लॉय की डिससेटिस्फेक्शन की कि वो ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट कर जाता है. सेकंड, वाइस एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट टू इम्प्रूव कंडीशन. एम्प्लॉय अपने डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और वो जो है मुख्तलिफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन से रिलेटेड एडवाइजेज या ओपिनियन देते हैं. लॉयल्टी, पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशन टू इम्प्रूव. वो एम्प्लॉय जिनके अंदर लॉयल्टी लेवल ज़्यादा होता है वो वेट करते हैं कि ये कंडीशन जो उनके लिए एक अनबियरेबल या अनएक्सपेक्टेड है, तो इसके बाद एक बेहतर वक्त आने का वो वेट करना शुरू करते हैं. फोर्थ वन है नेगलेक्ट अलाउइंग कंडीशन टू वर्सन. ये वो कंडीशन है डिससेटिस्फेक्शन की जिसमें एम्प्लॉय जो है नेगलेक्ट करते हैं उस अनफेवरेबल और उस अनएक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट या कंडीशन को और उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं. तो ये चार वो डायमेंशन है जिसमें एम्प्लॉय रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओसीबी. Satisfaction and organization citizenship behavior OCB. Satisfy employee who feel fairly treated by and are trusting of organization, are more willing to engage in behaviors that go behind the normal expectation of their job. Organizational citizenship behavior जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OCB कहते हैं, इनका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो एक डायरेक्शन है, अकॉर्डिंग टू दैम सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय जो फील करते हैं, जिनके साथ फेयरली ट्रीटमेंट होता है, जिनको ट्रस्ट वर्दे समझा जाता है, ऐसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा विलिंगली इंगेज होते हैं. उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और वो जो है नॉर्मली जो उनकी एक्सपेक्टेशन और टूवर्ड्स जॉब होती हैं वो मीट करती हैं. ऐसे एम्प्लॉय मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई होते हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फाई एम्प्लॉय इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज they are more friendly, update and responsive. They are less likely to turnover, which help build long-term customer relationship. They are experienced. बुनियादी तौर पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जितने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा. कस्टमर यानी इस स्टेटमेंट से बात प्रूव होती है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन से. और स्पेसिफिकली अगर हम सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे आउटपुट इंटेंजिबल होता है, जिनकी प्रोडक्ट इंटेंजिबल होती है, वहाँ पर उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है उनके वर्कर और एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे. जितने ज़्यादा वर्कर और एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका कस्टमर के साथ जो बिहेवियर होगा वो फ्रेंडली होगा, उतने ही ज़्यादा वो अपने आप को अपडेट करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव होंगे. एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होने से जब वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, तो वो बिल्ड करता है कस्टमर रिलेशनशिप, क्योंकि कस्टमर और एम्प्लॉय की एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होती है. जब सेम फील्ड और सेम ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जॉब परफॉर्म करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं, जिससे उनकी आउटकम और सर्विसेज में पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता चला जाता है. एडवर्स डिससेटिस्फाइड कस्टमर इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब डिससेटिस्फेक्शन.
सेकंड डायमेंशन है कि डिससेटिस्फाइड कस्टमर इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब डिससेटिस्फैक्शन, कि जितने ज़्यादा कस्टमर डिससेटिस्फाई होंगे उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होगा एम्प्लॉय का जॉब डिससेटिस्फैक्शन, उतने एम्प्लॉय जो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर हम रिव्यू करें अपने आज के इस टॉपिक को, तो हमारा जो टॉपिक था वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो मीनिंग्स एंड डेफिनेशन देखी कि वैल्यूज कहते किसे हैं। फिर हमने देखा वैल्यू सिस्टम क्या है। सेकंड हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, कि वैल्यूज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कि वैल्यू कितनी तरह की होती है, इसमें एक टर्मिनल वैल्यू होती है और सेकंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। नेक्स्ट हमने देखा पावर डिस्टेंसेस क्या होते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फिर हमने देखा अचीवमेंट एंड न्यूट्रिंग। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। फिर हमने डिफरेंशिएट किया लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। फिर हमने बात की एटीट्यूड्स की, जिसमें एटीट्यूड्स की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, cognitive components, affective components and behavioral components। नेक्स्ट फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, जिसके अंदर फर्स्ट था जॉब सेटिस्फेक्शन, सेकेंड था जॉब इन्वॉल्वमेंट, थर्ड था ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। फिर हमने देखा द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। फिर उसके बाद हमने देखा मेजरिंग द एबी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। फिर हमने बात की एन एप्लीकेशन एटीट्यूड सर्वे। देन हमने देखा एटीट्यूड एंड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। फिर हमने डिस्कस किया जॉब सेटिस्फेक्शन, कि किस तरीके से मेजर किया जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन को, एंड हाउ सेटिस्फाई पीपल इन देयर जॉब्स। देन हमने देखा द इफेक्ट ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर जॉब सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है। सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप, सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिज्म का रिलेशनशिप, सेटिस्फेक्शन एंड टेन्योर का रिलेशनशिप। फिर हमने देखा हाउ एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन। चार डायरेक्शन में एम्प्लॉय अपने डिससेटिस्फेक्शन को इलस्ट्रेट करते हैं, एक एग्जिट फॉर्म में, एक वॉइस फॉर्म में, एक लॉयल्टी फॉर्म में, एक नेगलेक्ट फॉर्म में। फिर हमने देखा जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। नेक्स्ट हमने देखा जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जॉब एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे कितना डिपेंड करता है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे कितना इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे आके हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।